हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर लगा था ROHS का, उसी पेपर के हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल विनी क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा बाद में अगर जिसको ये वीडियो अच्छा लगे वो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करना तथा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित करने में प्रयोग होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चिकित्सा जो मेडिकल में जो इक्विपमेंट काम आते हैं उनको रोगाणु रहित करने में जो काम आती है वो बेसिकली पराबैंगनी किरणें काम आती है। जो हमारा जो पहला आंसर होगा वो होगा पराबैंगनी प्रकाश। अगला हमारा क्वेश्चन है HCl का अणु द्विध्रुव आघूर्ण जिसका ये है 3.2 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, उसके आयनों के मध्य दूरी होगी। तो उसके आयनों के मध्य कितनी दूरी होगी? तो इसका आंसर है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए डायोड की अभिनीति है। ये हमको एक डायोड दिया गया है, इसकी हमको अभिनीति बतानी है कि जो फॉलोइंग डायोड इज, इसका ये अभिनीति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा, जो सबसे सही इसका आंसर है वो होगा बी, उत्क्रम अभिनीति। इसका जो रिवर्स बाइसिंग है ना वो उसकी अभिनीति है, ये वाला डायोड है इसमें। अगला वाला हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट यदि 2 × 10⁻³ H स्व प्रकृति वाली कुंडली में धारा 10 एम्पियर पर सेकंड की एक समान दर से परिवर्तित होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें आएगा सी, 0.02 वोल्ट का इसका आंसर होगा। अगर आपको फुल इसका डिस्कशन चाहिए तो हमारा जो फिजिक्स का जो सेकंड हम वीडियो डालेंगे उसके अंदर सारे क्वेश्चंस का अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये आंसर आया। अभी हम सिर्फ आंसर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी होता है उसकी सुग्राहिता, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ जाती है विभव मापी की तार की लंबाई को बढ़ाकर, जो विभव मापी होता है उसकी तार की लंबाई को हम बढ़ा करके उसकी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है छठवां, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए। जो आवेशित संधारित्र है उसकी प्लेटों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा कि आवेशित जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है कि जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। ये हमारा छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं। 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। हमको सातवें क्वेश्चन में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर है बी, 1.227 एंगस्ट्रॉन। अगली हम आठवें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। XOR गेट का निर्गत 1 है। 1 कब आएगा? यदि एक निवेशी 1 होगा तथा दूसरा 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है 9वां, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखे तो 2r/3 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो 90वें क्वेश्चन में है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है, तो इसका मान आएगा बी, 3b/2। इसका आंसर आएगा 3b/2। अगला हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में है, जब 12 माइक्रोकुलाम एवं 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इन्हें 4 सेंटीमीटर तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। 10वें क्वेश्चन में जो कार्य है हमें वो ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा 13 जूल। इसका सही आंसर है 13 जूल। ये हमारा 10वें का आंसर होता है 13 जूल। अगला हम जाते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान होगा। जो हमारा माध्यम है उसका अपवर्तनांक है 2 है, तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? तो क्रांतिक कोण का मान होगा 30 डिग्री। इसका जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो होगा 30 डिग्री। अगली हम बात करें विस्थापन धारा है। इसमें से विस्थापन धारा कौन सी है? तो विस्थापन धारा की बात करें हम, विस्थापन धारा आएगी सी। अगला है 13वां क्वेश्चन, धारा घनत्व का SI मात्रक। धारा घनत्व होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर/मीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। अब हम जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तीव्रता IM है, तो पथांतर 3 लैम्डा पर तीव्रता होगी। इसमें हमको 3 लैम्डा पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 3 लैम्डा पर जो तीव्रता होगी वो होगी IM। इसका आंसर आएगा फर्स्ट IM। अगला हम जाए N प्रकार के अर्धचालक पर कुल आवेश होता है। जो N प्रकार का अर्धचालक है उस पर कुल आवेश कितना होता है? तो इसमें जो बहुत से लड़कों ने ऋणात्मक करके आए, लेकिन इसका 15वें का आंसर ऋणात्मक नहीं होगा, इसका आंसर होगा 0, 0। इसका सही आंसर होगा 0। अगला हम 16वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक समबाहु जो कांच का प्रिज्म है उसमें प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरती है कि इसका आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर है। तो यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा? 16 में अपन को मान ज्ञात करना है विचलन कोण का। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें विचलन कोण का मान आ जाएगा 30 डिग्री का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, जो ये है उसकी नाभिक की त्रिज्या इतनी है। तो
इसकी मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी लगभग कितनी त्रिज्या होगी, FM के अंदर इसकी नाभिक की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है 17 क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा C 3.6 FM। अगला हम आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विवर्तित होता है। विवर्तित प्रतिरूप में पांचवां निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 mm दूरी पर बनता है। यदि पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी 1 मीटर है तो स्लिट की चौड़ाई होगी। 18वें क्वेश्चन में हमें स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करें तो स्लिट की चौड़ाई होगी 0.5 mm। ये इसका सही आंसर है। किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी कोई भी देखो चालक है, उसकी प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल, हमको इन दोनों का गुणनफल पूछा गया, तो इसका गुणनफल का जो मान होगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। दोनों का गुणनफल होता है ना, वो आएगा इनमें से कोई नहीं। अब आएगा 20वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वें क्वेश्चन में बहुमापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E तथा E का सेल L लंबाई पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो नई संतुलन लंबाई का मान होगा। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, हमें इसकी संतुलन लंबाई का मान ज्ञात करना है, तो इसमें संतुलन लंबाई का मान आएगा L। इसका सही क्वेश्चन है B। अगला आएगा 21वां क्वेश्चन है हमारा। कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उत्पन्न क्या उत्पन्न करेगा, मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र वो दोनों उत्पन्न करता है। 21वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा C। अगला हम बात करें 22वें क्वेश्चन की। एक आवेशित कण सम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेशित करता है तो कण का पथ कैसा होगा। कोई भी एक आवेशित कण है वो समांतर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, यानी कि वो किस पथ में गति करेगा, तो वो रेखीय पथ में गति करेगा। इसका सही आंसर है C। अगला हम बात करें 23वें क्वेश्चन के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है, तो इसका किस पर निर्भर करता है, इसका चालक के प्रतिरोध पर ना, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व सापेक्ष चालक के झुकाव पर ना, ये निर्भर करता है संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। तो 23वें का सही आंसर होगा D। अगला बात करें 24वें पर। मात्रक के आधार पर बेमेल को पहचानिए। तो कौन सा बेमेल मात्रक है, तो बेमेल मात्रक आएगा 24वें के अंदर B, जो 1/√L/C है, वो बेमेल मात्रक आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदर्शक तथा अभिनेत्रक लेंस की क्षमता 5 एवं 20 डायोप्टर है तो इससे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। तो 25वें क्वेश्चन में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी 4। इसका सही आंसर आएगा D। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की ओर। एक रेडियो एक्टिव नाभिक ये दिया गया है, इसमें प्रकाश सहित होता है। x द्रव्यमान पर 180 परमाणु तथा संख्या 72 है तो x4 की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या क्रमशः होगी। तो इसका सही आंसर होगा 172 और 69। इसका सही आंसर है D। अगली बात करें 27वें की। 27वें में क्वेश्चन है उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय संवेग 2h/2π है तो बोर सिद्धांत के अनुसार इसकी ऊर्जा होगी। तो बोर सिद्धांत के अनुसार इसकी ऊर्जा का मान आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान आएगा। अगला क्वेश्चन है 28। 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात 1:2 है तो प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात होगा। जो हमारा 28 क्वेश्चन में वोल्टता का अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत वाहक बल के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, धातु पर आपतित फोटोन की संख्या के ऊपर। इसमें आएगा D। अगला हम बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। यदि E यह है तथा B एक चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश है तो चुंबकीय तरंग का संचरण किसके अनुदिश होगा, E क्रॉस B के अनुदिश होगा। इसमें आएगा C। 31वां का आंसर आएगा निर्वात में स्थित कई इकाई धनावेशों से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान आएगा ये। इसका सही आंसर है D। अगला हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 32वां क्वेश्चन है यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो उसके लिए ध्रुवण कोण का मान कितना होगा। इसका अपवर्तनांक दे रखा है √3 तो इसका ध्रुवण कोण का मान कितना होगा, इसके ध्रुवण कोण का मान होगा 60 डिग्री। नत्ती कोण 0 डिग्री होता है। जो नत्ती कोण है वो 0 डिग्री कब होता है, चुंबकीय निरक्ष पर। अगला बात करें, अगला हम देखो हमारा फिजिक्स का पोर्शन खत्म होता है, हम केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताकि स्टार्ट करें हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को। कौन प्रबल लीजेंड नहीं है, मतलब इसमें से कौन प्रबल लीजेंड नहीं है। 34वें में प्रबल लीजेंड पूछा है तो अमोनिया प्रबल लीजेंड नहीं है। ये हमारा 34वां क्वेश्चन हुआ। अगला आता है 35वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा D C6H5OH। अगला हम 36वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो अभिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेगी, तो इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपरिवर्तित रहती है। अगला बात करें 37 में किस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता। जो क्रिस्टल जालक है उसकी संकुलन क्षमता में इतनी दे रखी है तो ये कौन सा वाला मतलब कि जालक होगा ये पूछा है हमें, तो 37 में आएगा BCC टाइप का होगा।
अब बात करते हैं हम 38वें में आते हैं, निम्न में से कौन सी धातु का शुद्धिकरण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से किया जाता है। कौन सी ऐसी धातु है जिनका इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग द्वारा वो किया जाता है। धातु इनमें से कौन सी है, जस्ता व तांबा धातु है, तो इसका आंसर आएगा ए। 38वें का आंसर आएगा ए। हम बात करते हैं नए क्वेश्चन 39वें क्वेश्चन में। 39वें क्वेश्चन में आएगा कि संगणित बहुलक नहीं है। देखो इसमें से कौन सा बहुलक संगणित बहुलक नहीं है, तो संगणित बहुलक कौन सा नहीं है 39वें में, सी, जो नियोप्रीन है वो अपना संगणित बहुलक नहीं है। अगला बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। प्रोपेनोन से साइनोहाइड्रीन का बनना किस तरह की अभिक्रिया है। जो प्रोपेनोन होता है उससे साइनोहाइड्रीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो होती है न्यूट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, न्यूट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR का एग्जाम्पल है। 41 में बात करें ट्रांजिशन तत्व का +3 ऑक्सीजन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है, तो इसका आणविक क्रमांक कितना होगा। इसका आणविक क्रमांक होगा 26। जो 41 है उसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है सी। तो 41 के बाद में आते हैं 42 की तरह। अंत केंद्रित संकुल के लिए संकुल के किनारे और परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध होता है। जो संबंध जो उसके संकुल के किनारे और परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध होता है वो A = 4r/√3 होता है। 42 के बाद हम जाते हैं 43 की तरफ। जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर की इकाई है, जो इसकी अभिक्रिया की इकाई हमें बतानी है, तो वो है मोल/सेकंड सेकेंड। इसका आंसर होगा बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 44 की तरफ। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सबसे प्रबल अम्ल है वो सबसे प्रबल अम्ल है HI। जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अम्लता बढ़ती जाती है। अब बात करें हम 45 की तरफ। तो 45 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया तीव्र से करेगा। जो SN1 अभिक्रिया है वो सबसे तीव्रता से कौन करेगा, तो SN1 सबसे तीव्रता से करेगा I। इसमें वो क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो इसकी रिएक्शन की वो एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन 46 की तरफ। तो 46 में हमारा क्वेश्चन ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3 का सही इसका IUPAC नाम है बताना है। तो इसका जो सही IUPAC नाम होगा वो होगा N-methyl-prop 2-in-1-amine। इसका आंसर है। अगला है 47। जिगलर नाटक उत्प्रेरक में TiCl4 किस में विलय होगा। तो TiCl4 है वो किस में विलय होगा, तो इसका सही आंसर आएगा ए, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम में विलय होगा। अगला हम 48 में बात करें, एल्यूमिथोथर्मिक प्रोसेस से एल्यूमिनियम है। इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम किस तरह का काम करता है, तो इसमें एक एल्यूमिनियम होता है वो एक अपचायक की तरह काम करता है। अगला आएगा जंग का रासायनिक सूत्र। जंग का रासायनिक सूत्र सबको पता है Fe2O3X होता है। अगला बात करें 50 क्वेश्चन, डिटोल किससे बना होता है। जो डिटोल होता है वो किससे बना होता है, जो डिटोल होता है वो बना होता है ट्रोपियोल और क्लोरोजाइलेनोल से मिलकर बना होता है। अगला हम बात करें 51 क्वेश्चन के बारे में। यदि डेल O ग्रेटर देन P हो तो D4 के इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जो 41 इंच कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा T2G4E0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 51 के बाद में बात करें हम 52 में आते हैं। पास्चुराइज दूध को स्थिर करने वाला कारक है। जो पास्चुराइज दूध होता है उसमें स्थिर कौन करता है, इसमें केसिन प्रोटीन पाई जाती है जो इसको स्थिर करने का काम करती है। अगला हम 43 में जाते हैं। तो साम्य अवस्था पर किसी वाष्पशील दरों में सॉलिड को विलय करने की दर होती है। जो साम्य अवस्था पर जो सॉलिड होता है उसको विलय करने की जो दर होती है वो होती है क्रिस्टलाइजेशन की जो दर होती है। क्रिस्टलाइजेशन की दर होती है ना उसके बराबर जो होती है ना उसके बराबर दर होती है। 53 के बाद में हम जाते हैं अगले क्वेश्चन हमारे 54 की तरफ। जो 54 का जो क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा अस्तित्व नहीं है, किस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। देखो जिनोन हमेशा वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो नियोन होती है वो बॉन्ड नहीं बनाती है, इसलिए इसका कभी इसका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनता, तो इसका कभी अस्तित्व नहीं होता है। अगली हम बात करें 55 की, लेंथेनॉइड का सामान्य ऑक्सीकरण है। जो लेंथेनॉइड होता है उसका सामान्य ऑक्सीकरण होता है C+3 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अगली बात करें जीरोप्थिलिया बीमारी किस विटामिन की कमी की होती है। जीरोप्थिलिया जो बीमारी होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। B12 इसके ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन B6 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57। तो 57 क्वेश्चन आएगा, फिनोल किससे कम अम्लीय है, मतलब फिनोल से ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय होगा प्रोपेनोल। 57 का सही आंसर है ए। अधिकतम बॉइलिंग एजियोट्रोप का तंत्र है। अधिकतम जो बॉइलिंग होता है उसका एजियोट्रोप तंत्र कौन सा है, तो 58 का आंसर आएगा एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अगले हमारे 59 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ईंधन सेल में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। जो ईंधन सेल होता है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट काम आता है, उसमें आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम आता है। अगला हम 60 क्वेश्चन की बात करें। 60 क्वेश्चन में आएगा, निम्न में से इलेक्ट्रोलाइट का AgI या AgBr सेल के लिए अधिकतम स्कंदन मूल्य होगा। जो किसके लिए, मतलब कि किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका अधिकतम मान किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा, तो आएगा Na3PO4 के लिए। निम्न में से किस अम्लीयता का क्रम सही नहीं है। 61 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्लीयता का क्रम सही नहीं है। जो किस अम्लीयता का क्रम हमें सही नहीं दे रखा, जो बी है उसका क्रम हमें सही नहीं दे रखा है, तो बी में आ गया ये 61 में आ गया बी। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 62 में। तो कपड़े पर से मक्खन के धब्बे को हटाने का सबसे रासायनिक विलायक कौन है। जो मक्खन होता है वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर उठाएगा तो इसका सही आंसर आएगा क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम 63 में, निम्न में से जैव अपघटनीय जो जैव अपघटीय बहुलक है, जो जैव अपघटीय बहुलक है वो कौन सा है? तो जैव अपघटीय बहुलक है वो है हमारा नाइलॉन टू नाइलॉन 6 हमारा जैव अपघटीय बहुलक है। अगली बात करें हम, निम्न में से कौन सा विष डाइएल्डिहाइड का उदाहरण है? जो विष डाइएल्डिहाइड है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसका एग्जाम्पल है 1,2 डाई ब्रोमोएथेन विष डाइएल्डिहाइड का उदाहरण है। अब बात करें हम 65 की, तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में कार्बन बंध नहीं बनेगा? जो हमें निम्न में से जो रिएक्शन दे रखी है उसमें से कौन सी अभिक्रिया में जो कार्बन का है वो बंध नहीं बनेगा? तो होगा राइमर टीमान अभिक्रिया में कार्बन बंध नहीं बनेगा। 66 की बात करें, इनमें से कौन सा चतुष्फलकीय नहीं है? तो चतुष्फलकीय कौन सा नहीं है? SF4 कभी चतुष्फलकीय नहीं होता, क्योंकि इसका जो संकरण आता है वो sp3d आता है। अगली ये हमारा केमिस्ट्री पोर्शन खत्म होता है। इसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी पोर्शन में आएगा सबसे पहला क्वेश्चन, निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री की मादा युग्मकोद्भिद की भ्रूणपोष होती है, 7 कोशिकीय होती है। 7 कोशिकीय अवस्था है, बी आएगा इसमें आंसर। 68 वाला क्वेश्चन है, एंटीराइनम में फूलों के रंग होता है, उसका वंशक्रम एक उदाहरण है, ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अगली बात करें हम 69 में, तो निषेचन के 7 दिन बाद अंतरोपण होता है, ये हमारा 69 है। अगला बात करें 70, स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना फूल 12 वर्ष में एक बार उत्पन्न होते हैं, ये हमारा 70 वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगली हम बात करें तो अगला हमारा है 71 क्वेश्चन, तो STD निम्न में से यौन संचालित रोग कौन सा है? तो गोनेरिया एक प्रकार का यौन संचालित रोग है, तो इसका आंसर आएगा C। अब हम बात करें 72 क्वेश्चन के लिए, तो 72 क्वेश्चन में 2 विषम युग्मजीव लंबे मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस में बोनी संततियों की उत्पादन क्षमता क्या होगी? बोनी संतति होगी वो 25% आएगी, जिसका फिनोटाइप 3:1 होता है, तो इस हिसाब से 25% आएगी। अगली हम बात करें 73 में, निम्न में से एक मानव महिला किस उम्र के आसपास रजोनिवृत्ति तक पहुंचती है? तो इसका आंसर आएगा 45 से 50 वर्ष के आसपास ये मीनोपॉज तक या रजोनिवृत्ति तक पहुंच जाती है। अगला है 74 में एक तितली सूत्री कोशिका में 2n गुणसूत्रों की संख्या 360 है, तो 360 का आधा होता है 180, तो 180 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे तो ये बोनस होना चाहिए, तो लेकिन अगर 180 के करीब देखें तो 190 है, लेकिन ये 180 ऑप्शन में नहीं है, तो ये बोनस ही होना चाहिए, या हम इसको एरर बोल सकते हैं। अगली हम बात करें 75 की, तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? देखो एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। अगली बात करें 76 में, जीनोगेमी सुनिश्चित करने के लिए नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। जो नर एवं मादा होते हैं वो अलग अलग किस पौधे पर मौजूद होते हैं? तो पपीता पर नर एवं मादा अलग अलग मौजूद होते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। अगली बात करें हम 78 में, तो एड्स के संतरण का सामान्य साधन है, तो एड्स यौन संपर्क से फैलता है, रक्त आदान से फैलता है, प्लेसेंट ट्रांसफर से भी फैलता है तथा इनमें से सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा D। अगली हम बात करें 79 की, कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रकार के प्रभाव व्यक्त करता है, यह घटना कहलाती है बहुप्रभाविता, इस घटना को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। अब हमारा क्वेश्चन आता है 80 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय है, प्रूसस्थ है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है, बल्बोयुथल ग्रंथि भी है, एम्पुला जो पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से कौन फूल वाले पौधे में निषेचन के बाद की घटना है? निषेचन के बाद में भ्रूण का विकास होता है। वर्षण के कामकाज के लिए आवश्यक अंडकोश का तापमान हमेशा शरीर के तापमान से 2 डिग्री के आसपास कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 83, तो 83 में भूभ्रूणता आमतौर पर होती है। जो बहुभ्रूणता होती है वो आमतौर पर सिट्रस जो कुल होता है साइट्रेसी कुल के, उसमें कम जो बहुभ्रूणता आमतौर पर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, साइनोबैक्टीरिया को जैव उर्वरक के रूप में क्यों काम लिया जाता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। अगली हम बात करें 85 में, तो 85 का आएगा ट्राइसोमी, जो त्रिसूत्रता को दर्शाया जाता है 2n+1 के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्राई फर्स्ट AB और क्राई सेकंड AB जीन क्रमशः मक्का छेदक और कपास के मुकुलकर्मी, जो कपास होता है उसके मुकुलकर्मी के विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर आएगा C, मक्का छेदक और कपास के कुलकर्मी के द्वारा। अगला हम बात करें हमारे 87 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वह चमगादड़, चीता और मनुष्य के जो अग्रपाद होते हैं उनमें समान संरचना, क्योंकि वो पूर्वज होते हैं, उनके पूर्वज समान होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा B। इसका सही आंसर आएगा 87 का सही आंसर आएगा B। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन है, ठंडी और जलवायु वाले जानवरों के अंग आमतौर पर छोटे होते हैं, ये एलन ने कहा था, इसे एलन का नियम भी कहते हैं। अगला बात करें 89 क्वेश्चन के बारे में, एक DNA स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसका आंसर 89 क्वेश्चन आएगा B। अब आएगा 90 नंबर क्वेश्चन है, बेसिलस थ्यूरेंसिस के विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर है, जो उसके विष में सक्रियण के लिए आवश्यक, उस विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर का काम करता है, वो काम करता है उसकी आंत का जो pH होता है वो क्षारीय होता है, 90 में दिया जाएगा। 91 में, यदि एक डबल स्ट्रैंड DNA में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन का प्रतिशत क्या होता है? अगर 20% एडेनिन है तो 20% ही इसका ग्वानिन होगा, तो A और T मिलके हो गए 60, तो दोनों आपस में बांटेंगे तो 30% इसका हो जाएगा, एडेनिन का परसेंट इसका आ जाएगा C।
92 में बात करें 1 लाख से 40,000 साल पहले पूर्वी मध्य एशिया में रहने वाले विलुप्त मानव ने अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल किया और उसके मस्तिष्क की क्षमता, देखो किसके मस्तिष्क की क्षमता 1400 सीसी थी। देखो किसके मस्तिष्क की क्षमता 1400 सीसी थी, तो 1400 सीसी जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो निएंडरथल जो कुल है उसके जो मैन थे उसमें 1400 सीसी थी। अगला हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन आता है GATTC पर किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का विज्ञान है, तो वो आता है एंडोन्यूक्लियस इक्वार फर्स्ट, इसका आएगा बी, इसका 93 का सही आंसर आएगा बी। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 94 की तरफ। तो 94 में है कौन अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अवसादी जहाँ वर्ड आ गया वहाँ पे आ गया फॉस्फोरस साइकिल, तो 94 में आ जाएगा हमारा डी, 94 में आ जाएगा हमारा डी। अब आएगा 95 में आते हैं अवांछित पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लाने वाले कारक। प्रदूषण तो कारण हो गया, कारक होते हैं प्रदूषक, तो इसका 95 का आंसर आ गया सी। अब आता है 96 उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बड़ी संख्या में पादप प्राप्त करने की तकनीकी। जो पादप बड़ी संख्या में पादप प्राप्त करने की तकनीक होती है वो होती है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा। अब बात करते हैं 97 के बारे में। यदि डीएनए के एक रज्जुक में क्षारों का क्रम ये है तो इसके पूरक क्षारों का क्रम होता है, तो पूरक क्षारों का क्रम हो जाएगा TACGTACGT। तो ये वाला क्रम कौन सा है, ये वाला क्रम है ये वाला, तो ये इसका आंसर आ गया। 98 का क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें, इनमें से ग्रीन हाउस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, वो ग्रीन हाउस गैसें होती है। ये 98 हो गया हमारा। अब बात करते हैं 99 के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो क्षारीय होती है और धनावेशित होती है। अगला हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन एड्रीनालिन और नोर एड्रीनालिन के स्राव को प्रोत्साहन करने के लिए आता है, इसका कारण बनने वाला घटक हो सकता है। तो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निकोटीन।